नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है ध्रुव स्वामिनी। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। कतिपय आलोचकों ने किसी भी नाटक की समीक्षा के लिए 7 तत्व बताए हैं। हालांकि अगर हम कथा साहित्य की बात करें, कहानी की बात करें, उपन्यास की बात करें तो ऐसी स्थिति में 6 तत्व माने जाते हैं जिनके आधार पर हम उन कृतियों की समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। वो 6 तत्व हैं: कथानक या कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद व कथोपकथन, देशकाल और वातावरण, और 5वां हमारा होता है भाषा व भाषा शैली, और 6वां उद्देश्य। लेकिन नाटक में एक और तत्व जुड़ जाता है, अभिनयता, जो बहुत अधिक आवश्यक है, अर्थात रंगमंच पर उसकी प्रस्तुति। चलिए इन सभी तत्वों की कसौटी पर हम ध्रुव स्वामिनी को परखते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई नाट्य कृति है। यह उनका अंतिम नाटक है, तो इस लिहाज से आलोचक स्वीकार करते हैं कि उनकी ये जो नाट्य कृति है सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है, उनकी प्रौढ़तम नाट्य कृति है और सर्वोत्कृष्ट नाट्य कृति है। इसमें नाटक के तत्वों की कसौटी पर जब हम परखते हैं तो अपेक्षाकृत रूप से दूसरे नाटकों से जब हम इसको कंपेयर करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के, तो यह कहीं अधिक अच्छी, कहीं अधिक बेहतर एक नाट्य कृति हमें दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कथानक या कथावस्तु की। इसका जो कथानक है बहुत अधिक संक्षिप्त है, लेकिन उस संक्षिप्त से कथानक को अपने संवादों के माध्यम से, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से एक समुचित विस्तार प्रदान किया गया है। 380 ईस्वी के आसपास की ये घटना इसमें दिखाई गई है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बना हुआ ये नाटक है। गुप्त वंश की एक घटना को लिए हुए है। समुद्रगुप्त, जिसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, गुप्त वंश के बहुत ही महान शासक माने जाते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके 2 पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त हुए हैं। इसमें रामगुप्त ने 375 से 380 ईस्वी तक शासन किया, तो इस प्रकार 380 ईस्वी के आसपास की घटना को इसमें दिखाया गया है। जब 380 ईस्वी के आसपास की घटना को इसलिए क्योंकि रामगुप्त के भी शासन के अंतिम दिनों की घटना है। होता कुछ इस प्रकार से है कि रामगुप्त शासक हैं, ध्रुव स्वामिनी उनकी पत्नी हैं। तभी शकराज, शकों के शासक जो दिग्विजय के लिए निकले हैं, वो आक्रमण की तैयारी कर लेते हैं। उनके आसपास ही एक शिविर लगा लेते हैं। एक दूत भेजते हैं खिंगिल, और खिंगिल एक प्रस्ताव लेकर उनके पास आता है, जिस प्रस्ताव में ये लिखा है कि या तो वे अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को उनके लिए तथा सभी सामंत कुमारों की पत्नियों को उनके सामंतों के लिए भेंट में दे दें, या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। रामगुप्त घबरा जाता है। यहाँ से घटनाक्रम शुरू होता है। इससे पहले कुछ और बातें। ध्रुव स्वामिनी के विषय में नाटक में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि ध्रुव स्वामिनी वास्तव में चंद्रगुप्त की प्रेमिका हैं। समुद्रगुप्त के समय में ही ये निर्धारित कर दिया गया था कि रामगुप्त शासन के दृष्टिकोण से अयोग्य है, निर्बल है और प्रशासनिक योग्यता उसमें नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त होगा। और लगभग उसी समय चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी तय कर दिया। हालांकि इसमें ऐसा कोई पर्याप्त संकेत मिलता नहीं है नाटक में, लेकिन उनकी वाग्दत्ता पत्नी इसमें फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे उनकी वाग्दत्ता पत्नी थी। वाग्दत्ता वाग्दत्त शब्द से बना है। वाग्दत्त का अर्थ है वचन दिया हुआ, और वाग्दत्ता का अर्थ है वह स्त्री जिसे वचन दिया गया हो, अर्थात ऐसी स्त्री जिसे वचन के आधार पर किसी की पत्नी निर्धारित कर दिया गया हो, जिसका रिश्ता तय कर दिया गया हो। तो सामान्य शब्दों में ये बनता है कि ऐसी लड़की जिसका रिश्ता तय कर दिया गया हो, जिसका विवाह निश्चित कर दिया गया हो, वो वाग्दत्ता होती है। तो लेकिन रामगुप्त षड्यंत्र रचता है शिखर स्वामी की सहायता से, और उसे अपना और इस प्रकार से वो पूरा जो गुप्त शासन है वो हथिया लेता है, और साथ ही ध्रुव स्वामिनी को भी अपनी पत्नी बना लेता है। चलिए फिर वापस आते हैं। खिंगिल प्रस्ताव लेकर आता है कि या तो वो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को और सभी सामंत कुमारों की पत्नियों को सौंप दे, या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। रामगुप्त घबरा जाता है, अपने मंत्री शिखर स्वामी से मंत्रणा करता है। शिखर स्वामी भी समय की नजाकत को देखते हुए यही सलाह देता है कि ध्रुव स्वामिनी को वहाँ पर भेज दिया जाए, और फिर ध्रुव स्वामिनी को वहाँ पर भेजने के लिए तैयार किया जाता है। ध्रुव स्वामिनी मना कर देती है। ध्रुव स्वामिनी जो मन से कभी भी रामगुप्त को नहीं चाहती, लेकिन इस बार वह उनके सामने अनुनय विनय
अभिनय करती है, मर्यादा की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाती है और कहती है कि भले ही मन से प्रेम न किया हो, उसके बावजूद वह आपकी हर इच्छा को मानेगी, लेकिन उन्हें वहाँ पर ना भेजे। लेकिन रामगुप्त पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निर्णय कर लेता है कि ध्रुव स्वामिनी को वहाँ पर जाना होगा। तब ध्रुव स्वामिनी खुद अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपने आप को मारने का एक निर्णय लेती है। तभी चंद्रगुप्त वहाँ पर प्रवेश करता है, उसको ऐसा जघन्य अपराध करने से रोकता है। चंद्रगुप्त एक नया प्रस्ताव देता है कि वह ध्रुव स्वामिनी के वेश में शकराज के शिविर में जाएगा, लेकिन रामगुप्त अभी भी तैयार नहीं होता। वह और अधिक भयभीत हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर इस षड्यंत्र का भेद खुल जाता है तो ऐसी स्थिति में और अधिक भयंकर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। तब ध्रुव स्वामिनी कहती है कि वह भी साथ जाएगी, और अंत में यही निर्णय होता है कि ध्रुव स्वामिनी भी साथ जाएगी और ध्रुव स्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त भी जाएगा, और दोनों शकराज के शिविर में पहुंचते हैं। खिंगिल ये समाचार लेके चला ही गया था कि वो आने वाले हैं, फिर कोई दूत उन्हें बताता है कि वो आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वह बहुत अधिक लालायित है मिलने के लिए शकराज, और दूत कहता है कि वो आ चुके हैं, लेकिन मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। वह अनुमति प्रदान कर देता है। दोनों आती हैं। दोनों के रूप को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाता है और निर्णय नहीं कर पाता कि इनमें से ध्रुव स्वामिनी कौन है। दोनों, ध्रुव स्वामिनी और ध्रुव स्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त आपस में लड़ने का अभिनय करते हैं। स्थिति को देखते हुए, अवसर को भांपते हुए चंद्रगुप्त और शकराज के बीच में द्वंद्व होता है और चंद्रगुप्त शकराज का वध कर देता है। तभी जो दूसरे सामंत कुमार हैं वो भी भीतर आते हैं और शकराज के सभी सामंतों को तितर बितर कर देते हैं, और इस प्रकार से वहाँ पर पूरी स्थिति पलट दी जाती है। यहाँ पर ये द्वितीय अंक की समाप्ति हो जाती है। तृतीय अंक शकराज के शिविर के भीतरी प्रकोष्ठ से शुरू होता है, जहाँ पर ध्रुव स्वामिनी मंचासीन है, सिंहासन पर बैठी हैं। तभी एक दूत कोई आता है और वो उससे पूछती है कि चंद्रगुप्त के घाव कैसे हैं। तभी मंदा वहाँ पर आती है और भूल से उसे भाभी कह देती है, और बाद में माफ़ी मांगकर फिर उन्हें महादेवी कहती है। और भूल से ही सही तुमने एक प्यारी बात कह दी मंदा। यहाँ पर उसके हृदय के भेद खुल जाते हैं कि वह किस प्रकार से चंद्रगुप्त से मन ही मन प्यार करती है। इस बीच एक और समाचार मिलता है कि जब कोमा इसमें शकराज की प्रेयसी है, हालांकि कहीं संकेत नहीं मिलता कि उनकी पत्नी है या नहीं है। प्रेयसी तो हम कह ही सकते हैं कि प्रेयसी है, और ठीक इसी प्रकार का पात्र उनका है जिस प्रकार से रामायण में मंदोदरी का पात्र रहा है। रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था, लेकिन मंदोदरी हमेशा उनका साथ देती है और उन्हें समझाती भी रहती है कि वो बुरा काम ना करें। ठीक उसी प्रकार से कोमा भी जब ध्रुव स्वामिनी पर आसक्त हो जाते हैं शकराज, तो वो शकराज को रोकती हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मंदोदरी हमेशा उनके साथ रहती है, कोमा उन्हें छोड़कर चली जाती है। वो अपने पिता मिहिरदेव के साथ छोड़कर चली जाती है। मिहिरदेव इसमें धर्माचार्य हैं शकों के। तो जब शकराज का वध हो जाता है तो कोमा और मिहिरदेव दोनों आते हैं, ध्रुव स्वामिनी से शकराज के शव को मांगते हैं और वह उन्हें शव प्रदान कर देती है। तभी जब ये तीसरे अंक में पता चलता है कि कोई दूत ये समाचार सुनाता है कि मिहिरदेव और कोमा जब रास्ते से जा रहे थे तो रामगुप्त के सामंत उन दोनों का वध कर देते हैं। इससे सभी सामंतों में रोष फैल जाता है। वो क्रोधित होते हैं, वो बुरा भला रामगुप्त को कहने लगते हैं। तभी रामगुप्त वहाँ पर आता है। उसे ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र चंद्रगुप्त ने ही किया है। वह चंद्रगुप्त को बंदी बनाने का आदेश करता है। ऐसी स्थिति में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को कहती है कि वो इन बेड़ियों को तोड़ दे, और अंततः जब वो ध्रुव स्वामिनी के ऊपर भी अत्याचार करने लगता है, ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बनाने का आदेश देने लगता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त को क्रोध आता है और वह फिल्मी हीरो की भांति उन बेड़ियों को तोड़ देता है। और उसके पश्चात वहाँ पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए जो उसके दाएं हाथ हैं अमात्य शिखर स्वामी, वो भी चंद्रगुप्त के साथ मिल जाते हैं। एक मंत्री परिषद के माध्यम से निर्णय लिया जाता है कि नया राजा कौन होगा। मंत्री परिषद भी यही निर्णय लेती है कि नया राजा चंद्रगुप्त होगा। तब जो राजपुरोहित हैं वो भी वहाँ पर आपस में वाद विवाद करते हैं ध्रुव स्वामिनी के साथ। ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर कहती हैं कि आपके जो ये धर्मशास्त्र हैं इन्होंने नारी की स्थिति को दयनीय बना दिया है, और
यहाँ पर वो स्वीकार करते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो खुद इसका मूल्यांकन करेंगे, और उसके पश्चात वो धर्मशास्त्रों के माध्यम से भी कह देते हैं कि अगर कोई पुरुष अपनी धर्मपत्नी को किसी दूसरे की अंकवासिनी बनने के लिए, अंकगामिनी बनने के लिए, उसके शिविर में भेजने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में धर्मशास्त्र भी उसे मोक्ष प्रदान करते हैं, अर्थात इस प्रकार से उसे तलाक की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार उसे तलाक की अनुमति प्रदान कर दी जाती है और उनका तलाक धर्मशास्त्रों के आधार पर स्वीकार कर लिया जाता है। नए राजा चंद्रगुप्त बन जाते हैं, सम्राट बन जाते हैं, और सम्राज्ञी के रूप में ध्रुव स्वामिनी बन जाती है, उनकी पत्नी बन जाती है। इस प्रकार से इस नाटक की समाप्ति हो जाती है। ये हालांकि इसके जो कथानक है उसको हम विस्तार से पहले भी कर चुके हैं, और उस वीडियो के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। चलिए हम बात करते हैं इसके कथानक की। तो कथानक किसी भी नाटक का संक्षिप्त हो, सरस हो, रोचक हो और जिज्ञासा से भरपूर हो, और उसके जो घटनाक्रम है वो आपस में सहसंबद्ध हों। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो संक्षिप्त सा कथानक है जिसमें सरसता बनी रहती है, जिज्ञासा बनी रहती है, और अंत तक पाठक इसके साथ जुड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक और तत्व है इसका कि मौलिकता पूरी तरह से मौलिक है। हालांकि ऐतिहासिक घटनाक्रम पर आधारित है लेकिन मौलिक है। इतिहास में हम सिर्फ ये तो पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त ने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर गद्दी हथिया ली, लेकिन उसके पीछे के जो कारण थे उन कारणों को खोजने की पड़ताल इसमें की गई है। कितने सही थे या गलत थे ये इतिहास का विषय है, लेकिन नाटक के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये सारा जो घटनाक्रम है रोचक बन पड़ा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो कथानक के दृष्टिकोण से नाटक काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। किसी भी नाटक के पात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नाटक के घटनाक्रम को पाठकों तक लाने में, क्योंकि नाट्य जो कृति है वास्तव में पात्रों के माध्यम से ही दर्शकों के सामने आती है। वास्तव में ये पाठकों के लिए नहीं है बल्कि दर्शकों के लिए है, क्योंकि नाटक का मंचन किया जाना है। जब मंच पर उसे का मंचन किया जाता है तो पात्रों के वेशभूषा, पात्रों की भावभंगिमाएँ, चेष्टाएँ, उनके संवाद, उनके माध्यम से ही हमारे सामने कहानी आती है। तो पात्र इसमें अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि कहानी में भी होते हैं, उपन्यास में भी होते हैं, लेकिन नाटक में उनकी जो भूमिका है और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पात्र अगर इसमें बात करें तो कुछ इसमें अच्छे पात्र हैं, कुछ खल पात्र हैं, तो और कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं, कुछ गौण पात्र हैं। चलिए हम गौण पात्र महत्वपूर्ण पात्रों की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण पात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र ध्रुव स्वामिनी, उसके पश्चात चंद्रगुप्त और रामगुप्त और शकराज, ये चार जो पात्र हैं बहुत अधिक महत्वपूर्ण पात्र हैं। शकराज और रामगुप्त इसमें खल पात्र कहे जा सकते हैं। और अगर हम पुरुष पात्र और नारी पात्रों की अगर बात करें तो ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, ये तीन पात्र हैं। हालांकि ध्रुव स्वामिनी तो इसका केंद्रीय पात्र है। ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। ध्रुव स्वामिनी से चंद्रगुप्त प्रेम करता है, लेकिन रामगुप्त उसे हथिया लेता है, पत्नी बना लेता है। शकराज की दृष्टि भी उसके ऊपर ही है और उसे पाना चाहता है, और उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए ही चंद्रगुप्त अपनी जो मर्यादा है बड़े भाई के प्रति हाथ ना उठाने की और उनका विरोध न करने की, उस मर्यादा को उल्लंघन करता है। तो पूरी कहानी ध्रुव स्वामिनी की होती है। इसके अतिरिक्त ध्रुव स्वामिनी और भी बहुत से सांकेतिक बातें हमारे सामने प्रकट करती हैं। जैसे स्त्रियों की जो दशा है हमारे धर्मशास्त्रों में उनकी जो दशा बना दी गई है उनके विरुद्ध भी वह आवाज़ उठाती है। तो कहीं कहीं वो बड़ा भीरू सा पात्र लगता है जो सब कुछ सहन करता चला जाता है, और कहीं कहीं बड़ा ही क्रांतिकारी पात्र नजर आता है। तो बहुत ही रोचक पात्र है ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त एक तरफ से बड़ा रूढ़िवादी सा पात्र लगता है, लेकिन बाद में ध्रुव स्वामिनी के प्रेम से कहिए या उसकी प्रेरणा से कहिए स्थिति में परिवर्तन आता है, और बाद में वो एक ऐसा पात्र बनता है जो इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाता है। रामगुप्त की बात करें, रामगुप्त इस कहानी का खल पात्र है, जो अयोग्य है, निर्बल है, और लेकिन सत्ता का लोभ उसमें है और उसके लिए वो कुछ भी कर लेता है। पहले वो सत्ता के लोभ के कारण ही गलत ढंग से राजा बनता है, और बाद में सत्ता के लोभ के कारण ही अपनी पत्नी तक को वो भेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। बात करते हैं शकराज की। शकराज वीर है, पराक्रमी है, लेकिन बहुत ही क्रूर है, नृशंस है, निर्मम है, और साथ ही काम वासना से भी कह सकते हैं कि वो बहुत अधिक काम पिपासु है। तो सभी पात्र अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कोमा की। कोमा एक ऐसा पात्र है जिसको इसमें पर्याप्त विस्तार नहीं दिया गया, लेकिन कोमा का जो पात्र है वास्तव में ध्रुव स्वामिनी के पैरेलल कहा जा सकता है, समानांतर कहा जा सकता है। उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मंदाकिनी एक ऐसा पात्र है जो चंद्रगुप्त
के प्रति ध्रुव स्वामिनी के छिपे हुए प्रेम को जो उन्होंने दबा रखा है उसे उजागर करती है। इसके साथ साथ एक दो स्थान पर वह विरोध का स्वर भी मुखर करती है। ध्रुव मंदाकिनी का पात्र भी, इसके अतिरिक्त खिंगिल का जो पात्र है वो गौण पात्र हैं, और भी छोटे मोटे पात्र आ जाते हैं जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन पात्रों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो पात्र कम हैं, लेकिन जितने भी पात्र हैं वे प्रभावशाली हैं। कोई भी पात्र ऐसा नहीं लगता है कि ज़बरदस्ती ठूंस दिया गया हो, सभी पात्र स्वाभाविक लगते हैं और अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन बड़ी प्रकार से करते हैं। उसके बाद करते हैं संवाद व कथोपकथन की। पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वह संवाद कहलाती है। संवादों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पात्रों का चारित्रिक चित्रण उन संवादों के माध्यम से होता है। भले ही लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार अपने संकेतों के माध्यम से किसी पात्र के विषय में बहुत कुछ बता दे, लेकिन उसकी जो वास्तविक अभिव्यक्ति है वो उनके अपने संवादों के माध्यम से ही होती है। तो संवाद कहानी में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन प्रायः छोटे छोटे संवादों का प्रयोग किया गया है और छोटे छोटे संवादों के माध्यम से प्रभावशाली बात कही गई है। लेकिन जहाँ बड़े संवादों का प्रयोग किया गया है वहाँ पर दार्शनिकता का पुट आ गया है, और ख़ासतौर से जो कवि जयशंकर प्रसाद जी है वहाँ पर मुखर हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे पात्र हैं वो कहीं अधिक प्रभावशाली बन पड़े हैं, और पाठकों के लिए वो आसान भी रहे हैं, और उस भेद को जानने के लिए जो कहानी का मुख्य कथ्य है उस कथ्य को जानने में उनमें सहायक सिद्ध हुए हैं। लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक पॉइंट है, वो ये है कि भाषा इनकी थोड़ी क्लिष्ट है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये जो संवाद हैं थोड़े से पाठकों के सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। लेकिन फिर भी उस देशकाल को समझते हुए, उन परिस्थितियों को समझते हुए वो मुश्किल जो शब्द हैं वो भी संदर्भ के आधार पर पाठक ग्रहण कर लेता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, वातावरण व देशकाल। देशकाल व वातावरण किसी भी कृति का, किसी भी साहित्यिक रचना का महत्वपूर्ण एक बिंदु होता है, क्योंकि उससे पाठक के सामने जीवंतता आ जाती है। वो सारा घटनाक्रम पाठकों की नज़र में आ जाता है, उनके हृदय पटल पर, उनके मस्तिष्क पटल पर वह चलचित्र की भांति उभरने लगता है, अगर देशकाल सही ढंग से उकेरा गया है। और क्योंकि यह एक ऐतिहासिक नाटक है तो ऐसी स्थिति में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें पूरी कोशिश की गई है कि गुप्त वंश का एक पूरा स्थान, परिवेश, वातावरण, परंपराएं हमारे सामने आ जाएं, और उसके लिए उन्होंने पर्याप्त संकेत दिए हैं। उनकी वेशभूषा के बारे में बताया है, उस समय की मर्यादाओं, परंपराओं के विषय में बताया गया है। धर्मशास्त्रों की भी बात उसमें की गई है कि धर्मशास्त्रों के आधार पर क्या किया जाता था, और प्रशासनिक कूटनीति क्या होती थी, या क्या परंपराएं होती थी, राजकीय परंपराएं, उन परंपराओं के बारे में बताया गया। तो देशकाल हमारे सामने काफ़ी उभर कर सामने आया है। कहीं कहीं कोष्ठकों में भी बहुत सी बातें लिखी गई हैं जिससे उस समय की स्थिति हमारे सामने प्रकट हो जाती है। और प्रत्येक अंक के आरंभ के समय, प्रत्येक अंक के अंत के समय और बीच में भी बहुत से ऐसे संकेत दिए गए हैं जिससे देशकाल हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद भाषा व भाषा शैली। भाषा और भाषा शैली की अगर हम बात करें तो ये वो बिंदु आ जाता है जहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी चूक जाते हैं। एक बहुत बड़ी बात होगी इतने बड़े साहित्यकार के किसी कृति की, किसी में कृति में थोड़ी बहुत भी कमी निकाल देना, लेकिन ना तो मुझ में इतना कह सकते हैं कि गुण है, और ना ही इच्छा कि मैं जयशंकर प्रसाद जी की किसी रचना में किसी प्रकार से कोई कमी निकालूं। लेकिन आलोचकों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि इनकी जो भाषा है, भाषा में कमी नहीं है, लेकिन भाषा विशेष है, क्लिष्ट है, संस्कृतनिष्ठ है। तो इसलिए वो जो भाषा है आम पाठकों तक पहुंचने में कितनी अधिक कारगर सिद्ध हुई है, ये एक मुद्दा बन जाता है। तो यहाँ पाठकों की कमी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक कमी मानी जा सकती है कि संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो भाषा में आम बोलचाल के शब्दों का पुट बहुत कम मिलता है, तो इसलिए उसमें व्यावहारिकता कम लगती है और नाटकीयता अधिक लगती है, अस्वाभाविक सा लगता है। लेकिन कथानक इतना अधिक सुसंबद्ध है, घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बदलता है, रोचकता और जिज्ञासा इतनी तेज़ी से, इतनी अच्छी प्रकार से बनी रहती है कि वो जो मुश्किल संवाद हैं, जो भाषा है, वो भी धीरे 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 पाठकों की समझ में अपने आप आने लगती है। तो ये एक कमी भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इसे थोड़ा सा नज़रअंदाज करें तो नाटक एक सर्वश्रेष्ठ नाटक कहा जा सकता है।
लेकिन फिर भी अगर भाषा उस प्रकार की भाषा होती जो आजकल के लोगों के लिए है, या चलिए जयशंकर प्रसाद जी अगर 1936 के आसपास वो गए हैं, तो 1930 के आसपास की अगर भाषा होती तब भी ये ग्राह्य होती। भाषा की बात करते हैं उद्देश्य की। प्रत्येक साहित्यिक रचना का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें कि जो आलोचक रीति है अर्थात ध्रुव स्वामिनी, ये भी इसका अपवाद नहीं है, इसका भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। जयशंकर प्रसाद जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य केवल राष्ट्रीय भावना को उजागर करना है। भारतीय सांस्कृतिक जागरण के लिए वो कलम चलाते रहे हैं और इस आधार पर उन्होंने भारतीय संस्कृति के बहुत से गौरवमयी पलों को अपने साहित्य में स्थान दिया है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। और दूसरा, छोटे छोटे बहुत से उद्देश्य हैं जो इसमें आते हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी के पात्र के माध्यम से हमारे धर्मशास्त्रों पर उंगली उठाई गई है। उनमें कहा गया है कि किस प्रकार से उन्होंने नारी की स्थिति को दयनीय बना दिया गया है, और एक स्त्री को जबरन किसी पुरुष के साथ बांध देना उसकी इच्छा के विपरीत कितना सही है और कितना मुश्किल हो जाता है ये दुविधापरक जो दो-धारी जो कानून हैं उनको मानना, उन परंपराओं को मानना, जहाँ पुरुष को तो आज़ादी दे दी जाती है लेकिन स्त्री को आज़ादी नहीं दी जाती। पुरुष जब चाहे जितने चाहे विवाह कर सकता है लेकिन स्त्री नहीं कर पाती। तब ऐसी स्थिति में एक वाद विवाद का माहौल भी इसमें बनाया गया है और धर्माचार्य के माध्यम से उसे स्वीकार करके एक संदेश दिया गया है कि अब हम अपनी परंपराओं का सहारा लेकर बहुत समय तक स्त्रियों को दबा कर नहीं रख सकते। इसमें धर्माचार्य खुद कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने धर्म ग्रंथों को एक बार फिर से देखूंगा, और अंत में धर्माचार्य ये स्वीकृति प्रदान भी कर देते हैं कि वो मोक्ष की अधिकारिणी है, अर्थात वो रामगुप्त से मुक्ति ले सकती है और पुनः चंद्रगुप्त से विवाह कर सकती है। तो एक समस्या ये भी है। इसके अलावा ये भी एक हो सकती है कि क्या राजवंश में केवल बड़े पुत्र को ही राजगद्दी प्रदान कर देना, भले ही वह अयोग्य हो, निर्बल हो, उचित है? तो ये एक छोटा सा मुद्दा हो सकता है, ये भी इसमें उठाया गया है। इसके अतिरिक्त आप अगर इस कहानी को पढ़ेंगे, इस नाटक को पढ़ेंगे, तो आपको भी लगेगा कि इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो समस्याओं को उजागर करती हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी बहुत सी प्रासंगिक समस्याओं को, आज की जो समसामयिक समस्याएं हैं, उन समसामयिक समस्याओं को उठाती है। तो ये इसके एक उद्देश्य कहा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम पॉइंट को। सबसे अंतिम पॉइंट है अभिनयता। अभिनयता हमारा सबसे अधिक अंतिम बिंदु हो जाता है और यही वो बिंदु है जो कहानी और उपन्यास से नाटक को अलग करता है। अभिनयता अर्थात रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण। किसी भी नाटक को इसलिए नहीं लिखा जाता कि उसे केवल पाठक पढ़ेंगे, वास्तव में उसका मंचन किया जाता है। रंगमंच के माध्यम से विभिन्न पात्र संवादों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करके मंचन करते हैं और वो कहानी दर्शकों के सामने आती है। तो जब किसी नाटक को लिखा जाता है तो ऐसी स्थिति में पात्रों की वेशभूषा के बारे में, देशकाल के बारे में और किसी दृश्य के आरंभ होने से पहले उस दृश्य की सज्जा के बारे में, उसके आसपास के वातावरण के बारे में पूरी तरह से संकेत दिए जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसा भली प्रकार से किया है। प्रत्येक अंक के आरंभ में अंक कहाँ से शुरू होता है उसके वहाँ पर, और वो जो सेटअप है, वो जो दृश्य है कहाँ का है उसके विषय में बताया गया है। बहुत से संकेत दिए गए हैं, पात्र कौन है और क्या संदर्भ है, क्या वस्तुस्थिति है, सारा कुछ बताया जा रहा है और सारे कार्य व्यापार के बारे में पूरा एक निर्देशन वहाँ पर दिया गया है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये जो नाटक है एक अच्छा नाटक है, एक बेहतर नाटक है। हालांकि अभी भी मानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं उस आधुनिक नाटक के समीप तो नहीं पहुंचते जो बाद में जो हमारी आधुनिक नाटक विधा है जहाँ पर पहुँच चुकी है, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण लाल की बात करेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करेंगे या मोहन राकेश की बात करेंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात करेंगे, उपेंद्र नाथ की बात करेंगे। वो जो नाटककार हैं उन नाटककारों तक तो नहीं पहुँचती। लेकिन उस समय जब जयशंकर प्रसाद जी ने नाटक लिखने शुरू किए थे और जब नाटक विधा का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, उस समय जयशंकर प्रसाद जी ने जितनी उत्कटता से, जितनी अधिक शिद्दत से उन्होंने नाटकों की रचना की वह काबिल तारीफ़ है। उन्होंने
उस समय नाटकों की रचना करके आने वाले नाटककारों के लिए एक आधारशिला रख दें। ये अपने आप एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। सिर्फ इस आधार पर कि उनकी भाषा मुश्किल थी, या इस आधार पर कि वो नाटक को उतना अधिक विस्तृत धरातल प्रदान नहीं कर पाए जितना कि आने वाले समय में हुआ, उनके नाटकों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन पूरे नाटकों की बात ना करते हुए हम बात करेंगे ध्रुव स्वामिनी की। जहाँ तक ध्रुव स्वामिनी का प्रश्न है, यह नाटक के सभी तत्वों के आधार पर खरी उतरती है। केवल भाषा की अगर हम बात छोड़ देते हैं तो अन्य सभी के आधार पर खरी उतरती है। संवाद, पात्र व चरित्र चित्रण, देश काल, अभिनेता, प्रत्येक दृष्टि से यह नाटक एक उत्कृष्ट नाटक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगा, और साथ ही इससे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये आपके समझ आ गया होगा। अगर आप थोड़ा सा अध्ययन खुद करेंगे अपनी पुस्तक से, तो आप भली प्रकार से इस प्रश्न को लिख सकते हैं। धन्यवाद।